नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अनुराग। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ जिनकी शहजादी का भाग 3। अगर अभी तक आप सभी ने इस कहानी के पिछले भाग नहीं सुने हैं तो मैंने उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आप पहले जाकर इस कहानी के पिछले भाग सुन लीजिए, तब आप इस कहानी को आगे कंटिन्यू करिएगा। तो दोस्तों, इस कहानी की लेखक हैं तमन्ना परवीन। तो हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। हवाओं ने अपना रुख बदल लिया था और फलक की जिंदगी में एक बार फिर से एक नए तूफान ने दस्तक दी थी। कब, क्यों और कैसे उसे कुछ भी नहीं पता था। बस वह इतना जानती थी कि अब वह किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती थी। हर कोई एक नया षड्यंत्र रच रहा था और कौन उसका दुश्मन है और कौन उसका दोस्त, उसके लिए यह पहचान पाना बेहद मुश्किल हो रहा था। तुमने बता दिया उसे कि हम कौन हैं और उसके बारे में कैसे जानते हैं? एक बूढ़ा सा आदमी अंधेरे में बैठा हुआ था और सामने खड़े हुए एक नौजवान से कह रहा था। नौजवान बोला, नहीं, मैं नहीं बता पाया था। मेरे कुछ कहने से पहले ही वह आ गई थी वहां पर और मैं बस उसे अपनी पुश्तैनी मुहर देकर आ गया हूं और मैंने उसे कह दिया है कि अगर अपने सवालों का जवाब चाहिए तो मुझसे आकर मिलो। इससे ज्यादा मैं उससे कुछ कह नहीं पाया था। वह आ रही थी, अगर उसने मुझे देख लिया होता तो सब खत्म हो जाता बाबा। ठीक है, हम कल जाकर उससे मिलेंगे। वक्त बहुत कम है और एक बार फिर से शैतान अपने मकसद में कामयाब होने की कोशिश जरूर करेगा, तो हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। उस बूढ़े आदमी ने फिर से कहा था और अपनी कुर्सी पर से उठकर अंधेरे में से रोशनी की तरफ आया था। वह बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि वह फकीर बाबा था जो फलक से कई बार मिल चुके थे, और वह नौजवान जो उन्हें बाबा कह रहा था वह उनका बेटा था, जो उस दिन आइसक्रीम वाला बनकर उससे मिला था और उसने फलक को कुछ दिया था और उसे कुछ बताना चाहता था, मगर उससे पहले ही वहां पर अनाबिया आ गई थी, जिसकी वजह से उसे वहां से जल्दी से जाना पड़ा था और वह फलक को कुछ भी नहीं बता पाया था। फलक फरहान की गाड़ी में बैठी हुई थी। आज वह दोनों कहीं बाहर जाने वाले थे और वह सुबह ही उसे लेने आ गया था और अब वह दोनों कहीं बाहर निकल रहे थे। फरहान ने उसके घर वालों से इजाजत ले ली थी और कहा था कि 2-3 घंटे में हम वापस आ जाएंगे। सब कुछ ठीक चल रहा था। फलक फरहान की गाड़ी में बैठी हुई थी और वह बहुत खुश भी थी कि फरहान जैसा शख्स उसकी जिंदगी में आया था जो उससे इतनी मोहब्बत करता है, और आज इतने दिनों बाद वह लोग मिल रहे थे और कुछ वक्त साथ बिताने वाले थे। सब कुछ उसे बहुत खूबसूरत लग रहा था। वह कभी फरहान को तो कभी खिड़की से बाहर चलते हुए रास्ते को देख रही थी। कुछ देर बाद एक रेस्टोरेंट के बाहर फरहान ने गाड़ी रोकी थी और फिर वह दोनों अंदर चले गए थे और करीब 1 घंटा खाना खाने के बाद और कुछ बातें करने के बाद वह फिर से गाड़ी में आकर बैठ गए थे। अब फरहान ने उससे कहा था कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, वरना अगली बार इजाजत नहीं मिलेगी अगर टाइम पर तुम्हें नहीं पहुंचाया तो। नदीम मुझे फिर तुमसे मिलने भी नहीं देगा निकाह से पहले, उसने कहा था और फलक हंसने लगी थी और वह भी मुस्कुरा रहा था। अच्छा जी, ऐसे तो नहीं है नदीम भाई, फलक ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा था। हाँ जी, फरहान भी उसी के अंदाज में कह रहा था। सफर ज्यादा लंबा नहीं था, मगर फलक चाहती थी कि बस ये सफर कभी खत्म ना हो और जिंदगी यूं ही गुजर जाए। मगर फिर अचानक उसे कल की बात याद आ गई थी कि वह नौजवान कौन था और मुझे कैसे जानता है और मैं दोबारा उससे कैसे मिलूंगी। उसने तो मुझे अपना पता ही नहीं बताया था, बस एक सिक्का देकर चला गया था। उसने सोचते हुए अपने पर्स में से वही सिक्का निकाला था और उसे देखने लगी थी। फरहान का ध्यान अभी भी रोड पर था और वह बस ड्राइविंग करने में बिजी था। उसे बस फलक को जल्दी घर पहुंचाने की जल्दी थी। सर क्यों चकराने लगा है अचानक, और ये हर तरफ अंधेरा कैसा है? मेरी आंखें बंद क्यों हो रही हैं धीरे धीरे? फरहान मुझे क्या हो गया है? यह कहती हुई फलक की आंखें बंद हो गई थी और वह बेहोश हो गई थी। और उसके बाद क्या हुआ और क्यों हुआ, कैसे हुआ,
उसे कुछ भी नहीं पता था। जब उसे होश आया था और उसने आंखें खोली थी तो खुद को एक बहुत ही घने जंगल के बीचों बीच में पाया था और उसे वहां चारों तरफ से बहुत से लोगों ने घेर रखा था और वह चीख रही थी। उसे वही चेहरे नजर आ रहे थे जो उसने कुछ दिनों पहले ख्वाब में देखे थे और वह लड़की जिसे वह बचपन से ख्वाबों में देखती आ रही थी, उसकी आवाजें सुनाई दे रही थी, जिससे उसे दहशत और खौफ के मारे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। बस वह चीखती जा रही थी और सोचती जा रही थी कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ और कैसे आ गई हूँ और फरहान कहाँ है। और तभी सब कुछ अचानक से शांत हो जाता है और एक आदमी धीरे धीरे से फलक की तरफ चलते हुए आता है। वह काफी उम्रदराज है और उसके पीछे पीछे एक और आदमी भी है, मगर फलक को उसका चेहरा साफ से नहीं दिखाई दे रहा था। और जब वह फलक के बेहद करीब आ जाते हैं और फलक जब उनका चेहरा देखती है तो हैरान रह जाती है। वह तो वही फकीर बाबा हैं जो उसे दरगाह पर पहली बार मिले थे और वो दूसरा आदमी और कोई नहीं बल्कि वह नौजवान है जो उस दिन आइसक्रीम वाला बनकर उससे मिला था और उसने उसे वह सिक्का दिया था। फलक बहुत ही ज्यादा खौफ में थी और साथ ही साथ हैरान भी हो रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग कौन हैं और उसे यहाँ क्यों लेकर आए हैं। आज से करीब 500 साल पहले हमारे बादशाह के पूर्वजों ने हैवान जिनको एक तिल्स्मी कैद खाने में कैद कर दिया था। वह बहुत ही बड़ा शैतान था और उसकी ताकतें बेहिसाब थी। वह जहन्नुम का दरवाजा खोलकर बाकी शैतानों को आजाद करना चाहता था। किसी के लिए भी उससे जीत पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। वह हमारे पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। उसे ये ताकतें कहां से और कैसे मिली ये तो हमें नहीं पता था। ये उन्हें ही मालूम होगा जिन्होंने उसे कैद किया था। मगर वह बहुत ही खतरनाक था। उसे जब भूख लगती थी तो वह इंसानों और जिन्नातों को कच्चा चबा जाता था और जब प्यास लगती थी तो वह उनका खून पीता था। वह देखने में बहुत ही ज्यादा बदसूरत और डरावना था, ऐसा हमने सुना था मगर उसे देखा नहीं था। उसके कैद खाने की चाबी हमारे बादशाह के ताज में थी और उनके अलावा या फिर उनके वारिसों के अलावा कोई भी उस दरवाजे को नहीं खोल सकता था। और फिर एक दिन जिन जाफर हमारे महल में आया था, वह हमारे बादशाह के बहुत ही पुराने दोस्तों में से थे, मगर वह एक गद्दार था। उसने हमारे बादशाह को अपने तिल्स्मी जादू से अपने बस में कर लिया था और वह यहाँ किसी खास मकसद से आया था जिसका पता हमें उस वक्त नहीं चला था। हमारे बादशाह उस पर बहुत एतमाद करते थे और उन्होंने उसे अपने महल के वजीरों में शामिल कर दिया था और अब वह हमारे महल में ही रहता था। मगर एक दिन बेगम साहिबा को उसके नापाक इरादों का पता चल गया था और उन्होंने बादशाह को बताना चाहा था। मगर जब वह उनके हुजरे में पहुंची तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वह बादशाह को मार चुका था। और जब बेगम साहिबा ने ये देखा था तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया था। उन्होंने जल्दी से अपनी दोनों बच्चियों को लेकर वहां से भागने के बारे में सोचते हुए अपने बादशाह के ताज के वह सारे पत्थर निकालकर अपनी बड़ी बेटी के गले में ताबीज बनाकर पहना दी थी, क्योंकि वह उसे खुद नहीं पहन सकती थी, क्योंकि वह उनके खानदान में से नहीं थी। और फिर वह लोग वहां से भागने ही वाले थे कि तभी जिन जाफर वहां आ गया था। उसे पता चल गया था कि मलाइका को सब कुछ पता चल गया है और उन्होंने बादशाह का कत्ल करते हुए उसे देख लिया था। वह फकीर कहते कहते फिर चुप हो गया था और फलक जो खामोशी से उनकी बातें सुन रही थी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वह रो रही थी। अचानक से वह बोली थी, फिर क्या हुआ था? और वह फकीर उसकी आवाज सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, फिर उसने हमारी मलिका को भी मार डाला था और अब उसका शिकार हमारी शहजादियां थी। मगर जब वह उनकी तरफ बढ़ा था तो उस ताबीज की ताकतों ने उसे रोक लिया था। मगर शहजादी अभी बहुत छोटी थी, उन्हें इसकी ताकतों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था और वह वहां से बस भाग खड़ी हुई थी। जिन जाफर भी उनके पीछे पीछे भाग रहा था। उसे किसी भी कीमत पर वह ताबीज चाहिए थी। और फिर महल की एक मीनार के किनारे वह जब दौड़ती हुई पहुंची और रास्ता खत्म हो गया तो शहजादी हिना ने वह ताबीज अपनी छोटी बहन शहजादी हयात को पहना दी थी और उसे वहां की खिड़की से धक्का दे दिया था। वह जानती थी कि अब और कोई रास्ता नहीं है। अगर मुझे हयात को बचाना है तो अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी। जिन जाफर अपने शैतानी रूप में आकर शहजादी हिना को भी मार डाला था। वह बहुत गुस्से में था।
उसका मकसद पूरा होते होते रह गया था, जिसका उसे बहुत अफसोस था। और इतने सालों बाद उसे पता चल गया कि शहजादी जिंदा है और वह तुम हो फलक। इसलिए वह तुम्हें हासिल करने की कोशिश कर रहा है, जिसका तुम्हें पता नहीं है। मगर मैं क्यों? अब उसे मुझसे क्या चाहिए? फलक डरते हुए कहती है। उसे तुम ही चाहिए, और ये ताबीज भी, जिससे कि वह दरवाजा खोल सके और हैवान जिनको अपना गुलाम बनाकर पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सके। और तुम ही वह आखिरी कड़ी हो हमारे बादशाह की, जिसे उनकी खानदान की सारी ताकतें मिली हैं। जब तुम 20 साल की हुई थी तब और अब आपको उसे इस्तेमाल करना खुद ही सीखना होगा और उस जिन जाफर से लड़ना होगा और अपनी खानदानी बादशाहत वापस हासिल करनी होगी। अपनी उम्मतों को उसके जुल्म से आजादी दिलानी होगी। यही अब आपका मकसद होगा, वह कह रहा था। और फलक उसकी एक के बाद एक बात सुनकर जितना हैरान हो रही थी, उतनी ही ज्यादा खौफजदा भी हो रही थी। फलक बोली, पर मैं उसे अकेले कैसे रोकूंगी? और आप कौन हैं? आपको ये सब कैसे पता है? क्योंकि मैं अपने बादशाह का एक ऐसा वजीर था जिसने उनसे गद्दारी नहीं की थी। और ये नौजवान मेरा बेटा सयान है, जिसे मैंने ही तुम्हारे पास भेजा था तुम्हें सब बताने के लिए। मगर उस वक्त वहां अनाबिया आ गई थी। वह भी एक जिन है और उसे तुम्हारी तिलस्मी ताकतें चाहिए। क्यों? ये तो हमें भी नहीं पता है। जब ये हादसा हुआ था उस वक्त मैं महल में नहीं था, और जब मैं लौट कर आया था तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जाफर ने अपनी दहशत से सबको काबू में कर लिया था और बादशाह की गद्दी पर बैठ गया था। मेरी बेगम ने मुझे सब कुछ बताया था, और जब मुझे पता चला कि तुम जिंदा हो तब से हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं। हमने वह महल भी छोड़ दिया था, कई साल हो गए हैं हमें वहां से निकले हुए। और मेरी बीवी भी एक दिन अचानक ही इन सब के बीच से मुझे छोड़कर हमेशा के लिए दुनिया से चली गई। अब बस मैं और मेरा बेटा सयान ही बचे हैं तुम्हारा साथ देने के लिए। वह फकीर कहता जा रहा था और फलक अभी भी खामोश थी। अब सब कुछ उसकी समझ से परे था। लग रहा था जैसे वह कोई जादुई कहानी सुन रही थी। मगर मैं यहाँ कैसे आ गई? और फरहान कहाँ है? फलक ने अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए थी। वह अनाबिया की चाल थी। जब तुम दोनों रेस्टोरेंट में खाना खाकर वापस जा रहे थे तो तुम दोनों ही बेहोश हो गए थे, और तुम्हारे खाने में उसने नशे की जादुई दवा मिला दी थी पहले ही, क्योंकि वह जानती थी कि तुम पर अब आम इंसानों वाली दवा का असर नहीं होगा। और तुम्हारे बेहोश होते ही वह तुम्हें अपने साथ कहीं ले जाने वाली थी। मगर कहाँ, ये तो हमें भी नहीं पता है। बस मुझे इतना मालूम है कि जब तुम लोग बेहोश हो रहे थे तब मैं तुम्हारे पीछे ही था। उसके आने से पहले ही मैं तुम्हें यहाँ लेकर आ गया था। सयान ने इस बार फलक की बातों का जवाब दिया था। मगर अब फरहान कहाँ है? और मैं घर कैसे जाऊंगी? और घर वालों को क्या बताऊंगी? अब तो शाम भी होने वाली है। फलक ने घबराते हुए कहा था। ये लो, ये रेत घर जाते ही सबसे पहले घर में दाखिल होते ही हवा में फूंक मारकर उड़ा देना। इसके बाद तुम कब आई और कहाँ थी अब तक किसी को भी याद नहीं रहेगा। फकीर बाबा ने फलक की तरफ एक कागज के टुकड़े में कुछ देते हुए कहा था। फलक वह ले लेती है और कहती है, मगर फरहान? फकीर बाबा बोले, वह अपने घर में सही सलामत है। हमने उसे वहां पहुंचा दिया है और उसे भी कुछ भी याद नहीं है। हमने उस पर भी ये रेत फूंकी थी। तो अब तुम घर जाओ और सयान तुम्हें वहां सही सलामत पहुंचा देगा। अब मैं चलता हूँ, काफी देर हो गई है और मैं भी थक गया हूँ। बाकी बातें तुम्हें सयान समझा देगा। इतना कहकर वह फकीर बाबा कहीं गायब हो गए थे और फलक सयान के साथ खड़ी थी। सयान ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया था और फलक समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या कर रहा है। तब सयान ने उससे कहा था, हाथ पकड़ लीजिए शहजादी, मैं आपको घर पहुंचा देता हूँ। फलक बहुत उलझन में थी कि ऐसे हाथ पकड़कर ये मुझे घर कैसे पहुंचाएगा। मगर फिर भी उसने अपनी सोच पर काबू पाते हुए उसका हाथ पकड़ा था और एक पल के लिए उसे लगा कि वह बहुत ही तेज रफ्तार से दौड़ती हुई घर पहुंच गई थी। मगर वह खड़ी थी, उसके हाथ पैर अभी भी हिले नहीं थे। सब कुछ एक जादू की तरह लग रहा था। और फिर वह अपने घर के बाहर खड़ी थी। एक ही पल में वह कहां से कहां पहुंच गई थी। सयान ने उसे घर पहुंचा दिया था और जाते हुए झुककर सलाम किया था और कहा था, कोई भी बात हो तो बस मुझे याद कीजिएगा शहजादी हयात, मैं हाजिर हो जाऊंगा। और फिर वह हवा में गायब हो गया था पहले की तरह ही। और फलक बस देखती ही रह गई। कौन है ये जिन जाफर और कौन है वह हैवान जिन जिसे वह आजाद कराना चाहता है?
और क्या मकसद है अनाबिया का? क्या जान पाएगी ये सब फलक? और क्या वह अकेले जाफर से लड़कर अपनी संतलत वापस उससे छीन पाएगी? क्या होगा उसकी जिंदगी में आगे? और माहिरा अब तक कहाँ है और वह कौन सी नई चाल चलने के लिए अभी तक लापता है? दोस्तों, कहानी को अभी कंटिन्यू करने से पहले अगर अभी तक आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी कहानी लेकर आता रहता हूँ। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलती है आप सभी के लिए कहानी बनाने में। तो मुझे उम्मीद है आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलिए कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। एक आवाज और घने जंगलों में चीखती हुई फलक और उसके बाद उसके वजूद की पहचान और उसका मकसद सब कुछ बहुत ही अजीब सा था उसके लिए, और वह भी आज अजीब सी कसमकस में थी। एक ही पल में उसकी जिंदगी बदल गई थी और वह एक इंसान से जिन शहजादी बन गई थी जिसे अपनी संतलत वापस हासिल करनी थी। उसे ये पता चल गया था कि वह कौन है और वह लोग कौन थे जिसे वह ख्वाब में देखती है। उनसे उसका रिश्ता क्या था? कुछ धुंधली धुंधली सी यादें उसकी आंखों में थी, मगर अभी भी बहुत से सवाल थे जिनके जवाब अभी उसे मालूम नहीं थे और मालूम करने थे। कौन है ये जिन जाफर, और क्या वह शैतान है या इंसान? और कौन है ये हैवाने जिन, और क्या होगा अगर वह आजाद हो गया तो? और मैं अकेली इन सबको कैसे रोकूंगी? वह सोच रही थी और अपने घर के बाहर खड़ी थी और फिर वह अंदर चली जाती है। फलक अंदर जाते ही वह रेत जो उसे उस फकीर बाबा ने दी थी उसे अपनी फूंक से मारकर घर में दाखिल होते हुए उड़ा देती है। वहीं पर खड़ी होकर देखती रहती है कि घर वालों पर इसका असर हुआ है कि नहीं। और तभी किचन में से नजमा बाहर आती है और फलक को यूं खड़ा चुपचाप देखकर थोड़ी हैरान होते हुए उसकी तरफ बढ़ती है। और फलक बहुत डर जाती है कि कहीं उस रेत का जादू नाकाम तो नहीं हो गया जो अम्मी इस तरह मुझे घूरते हुए मेरी तरफ आ रही हैं। और फिर नजमा उसके करीब आकर पूछती हैं, क्या हुआ फलक, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? कोई आने वाला है क्या जो तुम दरवाजे ऐसे खोलकर खड़ी हो? फलक बोली, नहीं अम्मी, मैं तो बस। वह समझ गई थी कि रेत ने अपना जादू दिखा दिया है, इसलिए अम्मी ऐसे बिहेव कर रही हैं। अभी वह अम्मी से आगे कुछ कहने ही वाली थी कि वहां पर अनाबिया पीछे से आते हुए उससे कहती हैं, अरे अम्मी आप भी ना, फलक का दिल नहीं भरा है। आज 2-3 घंटे में फरहान के साथ वक्त गुजारते हुए इसलिए इंतजार कर रही है शायद। और फिर अनाबिया उसके बिल्कुल करीब आ जाती है और हंसने लगती है और उसकी हंसी से फलक को अजीब सी दहशत महसूस हो रही थी और उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे कुछ कहना चाहती हूँ मगर कह नहीं पा रही हूँ। फलक अम्मी से कहती है कि मैं कमरे में जा रही हूँ, कुछ कॉलेज के असाइनमेंट बाकी हैं, तो बस मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। और फिर वह अपने कमरे में चली जाती है और अनाबिया कहती है कि देखा अम्मी, फलक लगता है शर्मा गई है। नजमा बोली, तुम भी ना, मत तंग किया करो उसे, बस कुछ ही दिन तो रह गए हैं इसकी विदाई में, फिर ये तो चली जाएगी। कहते हुए नजमा की आंखें नम होने लगती हैं और अनाबिया उन्हें दिलासा देते हुए कहती है, ये तो सबके साथ होता है अम्मी, आप दुआ किया करें कि हमारी फलक हमेशा खुश रहे। नजमा बोली, हाँ तुम ठीक कहती हो। फिर नजमा किचन में चली जाती है और अनाबिया उन्हें थोड़ी देर आने का कहकर अपने मन में सोचती है, हाँ बस कुछ ही दिन रह गए हैं इस घर में, उसके बाद तो। फिर वह कमरे में चली जाती है। अनाबिया अपने कमरे में बैठी हुई है और सोच रही है, आखिर इस फलक के पास ये जादुई रेत आई कहां से और कौन कर रहा है इसकी मदद, जिसकी वजह से आज मेरी रची हुई साजिश नाकाम हो गई थी। पता तो लगाना होगा कि कौन है वह इंसान और कैसे पता है उसको मेरी असलियत के बारे में और फलक के बारे में कि वह एक इंसान नहीं बल्कि एक जिन शहजादी है और उसके पास तिलस्मी ताकतें हैं। इससे पहले कि उसे अपनी ताकतें इस्तेमाल करना आ जाए, मुझे कुछ करना होगा, वो भी जल्द ही। वह आईने के सामने आ खड़ी होती है, फिर और गौर से अपना चेहरा निहारने लगती है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है और आंखें बंद करते ही वह गायब हो जाती है। और जब आंखें खोलती है तो वह फलक के कमरे में पहुंच जाती है। फलक जो अपनी जिंदगी में आगे क्या होगा ये सब सोचते हुए गुम रहती है। अचानक से अनाबिया को सामने ऐसे देखकर बहुत चौंक कर और डर जाती है। तो तुम यहाँ पर कैसे आई? दरवाजा तो बंद था।
फलक की आवाज नहीं निकल रही थी और फिर अनाबिया उसके बिल्कुल करीब आ जाती है और उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे देखती है। धीरे धीरे से मुस्कुराती है। उसकी मुस्कुराहट बहुत ही खौफनाक थी। फलक को ऐसा लगा जैसे कि अब क्या करूं, कैसे बचूं इससे। और अनाबिया कहती है, बहुत ही चालाक निकली तुम तो। मैं तो तुम्हें बहुत मासूम समझ रही थी और तुम तो, मगर कब तक बचोगी मुझसे तुम। अनाबिया अब उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए उसके चेहरे पर ले जाती है। तभी फलक उसे जोरदार धक्का देकर भागने लगती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, मगर वह नहीं खुल रहा था, जैसे जाम हो गया था। और तभी अनाबिया कहती है, मैंने कहा ना, कब तक भागोगी मुझसे। फलक उसकी आवाज सुनकर जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी हालत देखकर बहुत ही ज्यादा खौफ में आ जाती है। अनाबिया उसे मुड़कर देखती है, मगर उसका शरीर वैसे ही खड़ा है और गर्दन सिर्फ मुड़कर बोल रही है उससे। फलक जोर से चीखती है, मगर उसकी चीखें कोई नहीं सुन रहा था। कमरे में ही उसकी आवाज कैद होकर रह जाती है, जैसे वह कैद हो गई थी। कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? फलक उससे कहती है। तभी अनाबिया की मुड़ी हुई गर्दन सीधी हो जाती है और वह फलक के पास चलते हुए पहुंचकर उसे गौर से देखने लगती है। मैं कौन हूं सब पता चल जाएगा तुम्हें, और मुझे क्या चाहिए ये भी। पहले मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हें ये जादुई रेत किसने दी और इतनी देर से तुम कहाँ गायब थी? अनाबिया चिल्लाती है। फलक बोलती है, कौन सा जादू और कौन सी रेत, मुझे कुछ नहीं पता। अनाबिया बोली, मैं नहीं करो, सब जानती हूँ मैं। तुमने जैसे ही घर में दाखिल होते ही वह रेत फूकी, मुझे पता चल गया, क्योंकि मुझ पर उसका असर नहीं हो सकता। फलक बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है। अनाबिया बोलती है, चुप कर, तू क्या समझती है? तू मुझे नहीं बताएगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? जिन हूं मैं, और वह भी सेहर जिन की नस्ल से, जो लोगों को अपने बस में करके कच्चा चबा जाते हैं, समझी? एक बार मेरे आका आजाद हो जाए तो तुम जैसी 1000 जिन शहजादियों की तो मैं। वह गुस्से में कह रही थी और फलक की हालत डर से खराब हो रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी थी और अनाबिया वहां से गायब हो गई थी दोबारा। फलक उसे अचानक गायब होते हुए देखती है और पसीना पसीना हो जाती है। डर और दहशत के मारे उसकी आवाज नहीं निकल रही थी कि वह पूछे दरवाजे पर कौन है। कुछ देर खुद को संभालने के बाद उसने अपना चेहरा तौलिए से पोंछकर दरवाजा खोला था और सामने अम्मी खड़ी थी। क्या हुआ फलक, दरवाजा क्यों बंद कर रखा था और इतनी देर क्यों लगाई खोलने में? नजमा पूछ रही थी। वह अम्मी, मैं बाथरूम में थी ना, इसलिए लेट हो गया। नजमा बोली, अच्छा जल्दी से नीचे आ जाओ, खाना लगने वाला है। और ये अनाबिया भी पता नहीं कहाँ चली गई है, मुझे दिखाई नहीं दे रही है कुछ समय से। नजमा कहते हुए इधर उधर नजरें घुमाते हुए वहां से चली जाती है और फलक को उसका नाम सुनकर दोबारा डर लग रहा था कि कहीं फिर से वह अचानक ना आ जाए। खाने की टेबल पर हर कोई खाने में बिजी था, मगर फलक की नजरें अभी भी अनाबिया पर थी, क्योंकि अनाबिया लगातार उसे ही देखे जा रही थी। अम्मी सबके लिए खाना लगा रही थी और अनाबिया भी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। दहशत और साजिश नजर आ रही थी, जैसे वह कुछ बहुत बड़े हादसे को अंजाम देने वाली थी। मगर क्या, ये तो फलक को भी नहीं पता था। खाना खाने के बाद फलक जब दोबारा अपने कमरे में आती है तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि अनाबिया किस आका को आजाद कराने की बात कर रही थी, और ये सेहर जिन वह क्या होता है। इसके लिए तो मुझे अब फकीर बाबा से ही मिलना होगा, वही मुझे बता सकते हैं कि अनाबिया कौन है और उसे मुझसे क्या चाहिए। अगली सुबह सबसे पहले फकीर बाबा से ही मिलने चली जाऊंगी, ये सोचते हुए फलक अपने बिस्तर पर लेट जाती है। मगर डर और दहशत के मारे उसकी नींद कहीं गायब हो गई थी। उसने दरवाजा बंद तो कर दिया था, अगर अभी भी वह हल्की सी आहट सुनाई देने पर वह उठकर कमरे में इधर उधर देखने लगती थी। उसे लगता था कि अनाबिया दोबारा तो नहीं आ गई, क्योंकि वो तो एक जिन है जो कहीं से भी आ सकती थी। उसे भला दरवाजा बंद या खुला होने से क्या मतलब था। फलक को खुद पर गुस्सा आ रहा था। मैं भी तो एक जिन शहजादी हूँ, ताकतें तो मेरे पास भी हैं, फिर मुझे क्यों नहीं उनका इस्तेमाल करना आता है। और तुमने आज कुछ किया क्यों नहीं? जब अनाबिया ने मुझ पर हमला किया था, वह अपने गले के ताबीज से बातें कर रही थी और वह बस चमक रहा था और उसकी रोशनी बहुत तेज हो गई थी, अचानक से ही, मगर फिर कम हो गई थी। फलक को समझ नहीं आ रहा था कि इसे क्या हो जाता है
और मैं इसे कैसे इस्तेमाल करूं। जैसे तैसे करके फलक ने वह रात काटी थी और अगली सुबह जब वह अपने कमरे में से बाहर निकल कर आई थी तो उसके होश उड़ गए थे। हॉल में चारों तरफ एक धुआं सा फैला हुआ था और आगे बढ़ते ही वहां पर उसके 3 भाई और अब्बू बेहोश पड़े हुए थे। ये देखकर वह बहुत डर जाती है और दौड़कर उनके पास पहुंचती है, उन्हें उठाने की कोशिश करती है। अब्बू अब्बू भाईजान उठिए ना, क्या हो गया है आप लोगों को। उसकी आंखों से आंसू निकलते रहते हैं, गले से आवाज नहीं निकल रही थी घबराहट के मारे। और तभी उसकी नजर किचन के दरवाजे पर पड़ती है जहां उसकी अम्मी बेहोश होकर जमीन पर गिरी हुई थी। वह ये देखकर बिल्कुल हैरान रह जाती है। एक पल के लिए उसका जहन काम ही नहीं कर रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। और फिर वह दौड़ती हुई अम्मी के पास पहुंचती है तो वहां पर घर की नौकरानी भी बेहोश पड़ी रहती है और कुछ ही दूरी पर नौकर भी बेहोश पड़ा रहता है। वह मदद के लिए जब घर से बाहर निकल कर आती है तो वहां पर गार्ड साहब भी बेहोश की हालत में उसे मिलते हैं। वह चीखती चिल्लाती हुई दोबारा घर में दाखिल होती है, सोचती है कि सब लोग तो यहाँ हैं, बस अनाविया ही नहीं है। और तभी एक धुआं उसकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई देता है और उसके करीब आकर रुक जाता है और फिर वह धुआं अनाबिया में बदल जाती है और वह उसके करीब आकर उसके कानों में कहती है, कैसा लगा मेरा कमाल, मेरा मतलब है कि मेरा शेहर जादू। कल एक जादू तुमने इस घर पर फैलाया था और आज एक जादू मैंने फैला दिया, कैसी रही। वह कहते हुए जोर जोर से हंसने लगी और फलक को अपने घर वालों की ऐसी हालत देखकर बहुत फिक्र और दहशत हो रही थी कि क्या करे अब वह, क्या चाहिए तुम्हें, क्या किया तुमने मेरे घर वालों के साथ। आखिर में उसने चीखती हुई आवाज में कहा था। अनाबिया दहशत भरी हुई मुस्कान चेहरे पर सजाए हुए उसे देखती है। मैं तो डर गई हूँ। अब आई ना सही मुद्दे पर, जब छाया सेहर का जादू। उसने फलक पर एक फूंक मारकर कहा था, मैंने कहा मेरे घर वालों को ठीक करो। फलक फिर से कहती है, कर दूंगी, वह सब सो रहे हैं, वो भी बहुत ही गहरी नींद में, और उन्हें मैं जगा दूंगी। पर उससे पहले तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और जो मैं कहूंगी और जैसा कहूंगी वैसा करना होगा। फिर मैं तुम्हारे घर वालों को ठीक करने की कोशिश करूंगी। मुझे मंजूर है। कहाँ जाना होगा मुझे तुम्हारे साथ। फलक कहती है, उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था अनाबिया की बात मानने के अलावा। उसके घर वालों को उसकी वजह से तकलीफ पहुंचे ये उसे कतई बर्दाश्त नहीं था। अनाबिया कहती है, तो चलो मेरे साथ। यह कहते हुए वह एक फूंक मारती है और चारों तरफ धुआं सा फैल जाता है और फलक उसे हाथों से हटाने की कोशिश करती है। और कुछ ही देर में जब धुआं हटता है तो वह देखती है कि वह अपने घर में ही नहीं है, किसी घने जंगलों के बीच में एक पहाड़ के पास खड़ी और उसके बगल में खड़ी हुई है। अनाबिया कहती है, खुशामदीद शहजादी हयात, हमारी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है और ये है पहाड़े शेहर जिन की कैद जिसे तुम्हें आजादी दिलानी है। वह उसकी तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहती है और फलक को समझ नहीं आता कि अब ये कौन सी नई जगह है और यहाँ पर कौन कैद में है। वो दहशत के मारे इधर उधर नजरें घुमाने लगती है और तभी अचानक से वहां पर कमाल साहब और साथ में एक और हसीना हाजिर हो जाते हैं और फलक के मुंह से अचानक निकलता है, कमाल अंकल आप यहाँ और तुम फिर से। वह हैरानी से उन्हें देखती है और वह उसे देखकर मुस्कुराते हैं और उनकी मुस्कुराहट बिल्कुल अनाबिया की तरह खौफनाक रहती है और वह कहते हैं, अंकल नहीं, जिन्नाते कमाल हूं मैं और शेहर जिन्नात का खास गुलाम। और आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। आज मेरे आका को आज़ादी मिल जाएगी। और फिर वह हंसने लगता है। और मैं हूँ माहिरा, एक तिल्स्मी जिन जिसे तुमने कुछ दिनों पहले बहुत जख्मी कर दिया था, याद तो है ना। मगर इस बार अब तुम्हारी बारी है। ये माहिरा है जो इतने दिनों से लापता थी और जिन जाफर से बचने के लिए उसने अनाबिया से हाथ मिला लिया था और अब वह तीनों एक थे और फलक बस अकेली थी। वह जिन्नात हंसने लगता है और साथ ही साथ अनाबिया और माहिरा भी हंसने लगती हैं। पूरा जंगल उन तीनों की खौफनाक हंसी से गूंज उठता है। फलक अपने कान बंद कर लेती है अपने दोनों हाथों से जोर से। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि ये कोई बहुत ही बुरा ख्वाब था और बस जल्दी ही उसकी आंखें खुल जाएं। या खुदा मेरी मदद कर, कैसी मुश्किल में और किन लोगों के बीच में फंस गई हूँ।
वह बस दुआ कर रही थी, इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकती थी। कहाँ आ गई है फलक? एक बार फिर से किसकी साजिश ने उसे अपना शिकार बनाया था? और कौन है ये अनाबिया? माहिरा क्यों वापस आ गई थी? क्या वह फलक से बदला लेने आई थी? और किसकी आजादी की बात कर रहे थे ये लोग? कहाँ है जिन जाफर? जानने के लिए अगला भाग बहुत ही जल्दी आप सभी के सामने होगा। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे ही मैं इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट लाऊं तो आप सभी के पास नोटिफिकेशन आ जाए। और कमेंट करके बताइए आपको अब तक की कहानी कैसी लग रही है। तो अब मैं आप सभी से मिलता हूं इस कहानी के चौथे भाग के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।